हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग 3 चैप्टर्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग का 4th चैप्टर का बिगिनिंग है, फर्स्ट क्लास है, इंडेक्स नंबर्स। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी एंड काफ़ी स्कोरिंग। मतलब लगभग से लगभग 4 to 5 क्वेश्चंस तो इससे आ जाएंगे इजीली एंड बहुत स्कोरिंग है। जस्ट फॉलो करते जाना है, थोड़े थोड़े बहुत चीज़ें याद करनी होंगी, पर काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर है, काफ़ी स्कोरिंग। तो हम लोग इसको शुरू करते हैं। बहुत सिंपल है एंड काफ़ी स्कोरिंग है, मतलब ये फ्री मार्क्स है जो आईसीआई देने वाला है। तो बस इसको फॉलो कर लो, सब समझ में आएगा। तो हम लोग इसको शुरू करेंगे एक एग्जाम्पल से। हर चैप्टर जैसे करते हैं। चलो एक स्टोरी से शुरू करते हैं। इंडेक्स नंबर होता क्या है? सबके मन में ये क्वेश्चन होने वाला है, व्हाट इज एन इंडेक्स नंबर। अब एक पहले का टाइम को इमेजिन करते हैं। तुम लोग शायद देखा भी नहीं होगा, शायद नहीं, डेफिनेटली नहीं देखा होगा। काफी पहले, मतलब 1996 के पहले, 1995 1990s के टाइम पे, जब लोगों को स्टॉक्स के बारे में सोचना होता था, स्टॉक मार्केट के बारे में सोचना होता था, लोगों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना होता था, तो सोचते थे, काफी मुश्किल होता था सोचने के लिए। क्यों? वाई वॉज इट डिफिकल्ट? उस टाइम निफ्टी जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता था। आज बहुत इजी है, निफ्टी देखो और इन्वेस्ट कर दो, बहुत इजी है। पर उस टाइम, पहले के टाइम्स में जब निफ्टी नहीं था, तब क्या होता था ये देखते हैं। सपोज मान लेते हैं ये कुछ कंपनीज थी पहले, और भी बहुत सारी कंपनीज थी, पर ये कुछ कंपनीज थी जो लिस्टेड थी स्टॉक एक्सचेंजेस में। ठीक है, रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, एचयूएल और मारुति। सबका सुना हुआ होगा ये कंपनीज, नहीं भी सुना हुआ तो कोई बात नहीं, ये इररिलेवेंट है, बस कंपनीज देखना है। पर मान लो कोई दिन ऐसा हुआ, रिलायंस 2% ऊपर है, ठीक है, और टीसीएस 2% नीचे है। एचडीएफसी बैंक का कलर चेंज कर लेते हैं। एचडीएफसी बैंक 2.5% ऊपर है। एचयूएल 1% नीचे है, एंड ये भी लगभग 1% नीचे है, मारुति। अब रिलायंस 2% पॉजिटिव, टीसीएस 2% नेगेटिव, 2% गिरा। ये एक दिन का हम लोग बात करें, कोई भी एक दिन रैंडमली। एचडीएफसी बैंक 2.5% ऊपर, एचयूएल 1% नीचे और मारुति 1% नीचे। ऐसा स्टॉक मार्केट में ऐसा कोई दिन जहां पे आधे स्टॉक्स ऊपर है, आधे स्टॉक्स नीचे है। अब किसी को अगर समझना है कि आज हुआ क्या मार्केट में, तो वो कैसे समझेगा? आज अगर हम इन्वेस्ट किया होता हमने, तो हम कितना कमाते ओवरऑल, तो वो कैसे समझेगा? अगर किसी को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके एक पीरियड के बाद रिटर्न निकालना है, तो वो कैसे निकालेगा? स्टॉक मार्केट ऊपर है या नीचे, ओवरऑल इन जनरल, वो कैसे समझेगा? ये सब क्वेश्चंस बहुत नॉर्मल होता था, इसका आंसर नहीं मिलता था, बिकॉज उस टाइम क्या होता था, स्टॉक्स ऐसे लिस्टेड होते थे, रिलायंस, टाटा, एचडीएफसी बैंक, एचयूएल, मारुति इंडिविजुअली है, इनका कोई इंडेक्स नहीं होता था। तो जब इंडिविजुअली होते थे और इनका मूवमेंट ऊपर नीचे होता था, आधे स्टॉक्स ऊपर आधे स्टॉक्स नीचे, तो क्या होता था ना, बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता था, बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता था कि आज हुआ क्या, ओवरऑल हुआ क्या। इंडिविजुअली देखो तो जरूर समझ में आएगा, रिलायंस 2% ऊपर है, टाटा 2% नीचे, एचडीएफसी 2.5% ऊपर है, ऐसे करके इंडिविजुअली जरूर सब समझ में आएगा। पर एक इन्वेस्टर को अगर वो इंडिविजुअली नहीं देखता, ओवरऑल समझना है कि वो मार्केट में कितना रिटर्न आ रहा है, ताकि वो डिसाइड करे उसको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, तो वो कैसे समझेगा? उसके लिए बड़ा दिक्कत का बात था। तब 1996 22 अप्रैल 1996 को एक इंडेक्स बना, निफ्टी 50। एक इंडेक्स बना निफ्टी 50। ये क्या किया, ये ऐसे सारे स्टॉक्स, इस तरह के सारे स्टॉक्स को
उसने कंबाइन कर लिया रिलायंस को, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, एचयूएल, मारुति, इन सब को कंबाइन करके एक निफ्टी 50 बना लिया। ठीक है, टोटल में 50 स्टॉक्स है निफ्टी 50 के अंदर में। इस तरह के 50 स्टॉक्स मिला के निफ्टी 50 बन गए, जो एक इंडेक्स है जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। रोज उसका आप प्राइस देख सकते हो और इससे रिटर्न आराम से कैलकुलेट किया जा सकता है। देखते हैं कैसे। निफ्टी 50 जैसा एक और इंडेक्स भी है सेंसेक्स, जिसमें 30 स्टॉक्स लिस्टेड है। ठीक है, तो ये दोनों में से कुछ भी ले लो। निफ्टी 50 का अगर हम बात करें तो उसका जब वो लिस्ट हुआ था 22 अप्रैल 1996 को, तो ऑब्वियसली एक वैल्यू इंट्रोड्यूस हुआ था, एक बेस वैल्यू इंट्रोड्यूस हुआ था जो था 1000। 22 अप्रैल 1996 जब निफ्टी 50 पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था स्टॉक मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में, जब वो पहली बार लिस्ट हुआ था, तो उसका बेस वैल्यू था 1000। तो वो 1000 पे स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब 2000 वाला ईयर को लेते हैं, तो 2000 में निफ्टी 50 1500 पहुंच गया। ठीक है, अब अगर किसी को स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस समझना है, पहले क्या वो समझ पाता जब रिलायंस 2% पॉजिटिव है, टीसीएस 2% नेगेटिव है, एचडीएफसी बैंक 2.5% ऊपर है, ऐसे करके अलग अलग स्टॉक्स अलग अलग मूवमेंट्स कर रहे हैं। और ये तो मैंने सिर्फ 5 एग्जाम्पल लिया है। ऐसे स्टॉक मार्केट में 50 स्टॉक तो निफ्टी 50 और पता नहीं कितने स्टॉक्स लिस्टेड है, टोटल 2000 से भी ऊपर स्टॉक्स है जो लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में। तो परफॉर्मेंस कैलकुलेट करना है तो कैसे करे, किसी को अगर इन्वेस्ट करना है तो वो कैसे करे। तो एक निफ्टी 50 इंडेक्स बना जिसमें 50 स्टॉक्स को मिला के एक निफ्टी 50 इंडेक्स बना, जिसका बेस था 1000। वो 1000 से शुरू हुआ था। अब 1000 से शुरू हुआ 1996 में, मान लेते 2000 पे आके उसका वैल्यू क्या हुआ 1500, 1500। अब अगर किसी को कैलकुलेट करना है कि भाई अगर हमने 1996 में इन्वेस्ट किया होता, 1000 रुपए इन्वेस्ट किया होता, मान लो मतलब एक निफ्टी 50 खरीद लिया होता, और 2000 पे आके जब निफ्टी 50 1500 है, तो मेरा स्टॉक मार्केट से रिटर्न कितना आता। तो क्या वो अब इजीली कैलकुलेट कर सकता है? वो बिल्कुल कर सकता है। कैसे? अगर हम देखें 500 हमारा रिटर्न है, 1500 माइनस 1000 करें, 500 अगर हमारा रिटर्न है, डिवाइड हम करेंगे 1000 से इंटू 100। ठीक है, तो दिस इज 50% हमारा रिटर्न है ओवर 4 years। राइट, अब इसको भी देख के, ये तो हमने कैलकुलेट किया, 1000 से लिया 1500, रिटर्न आया 50%। कैसे? 1000 का बेस था, 1000 पे इन्वेस्ट किया, 1500 जब हुआ तो कितना हमने कमाया 500, तो 500 डिवाइड बाय 1000 इंटू 100, ये रिटर्न कैलकुलेट हो गया 50%। अब निफ्टी है जब 2000 और 2010 आ गया, तो मान लो अब हम लोग को देखना है क्या है। 1000 से निफ्टी शुरू हुआ, 1500 पहुंचा, अब वो जर्नी आया 5300। 2010 में निफ्टी पहुंचा 5300। अब हम लोग को रिटर्न निकालना है सीधे 1996 से 2010 तक। अगर किसी ने इन्वेस्ट करके रखा है तो वो कितना कमाया, ये हम लोग कैसे निकालेंगे। 5300, 1000, तो वो इन्वेस्ट किया 1000, एक्स्ट्रा कितना कमाया 4300 इंटू 100। ठीक है, तो उसका रिटर्न कितना हुआ 430%। राइट, अब 2020 सिमिलर एग्जांपल, 2020 निफ्टी अब पहुंच गया 11000। अब हम लोग को अगर वैल्यू चेक करना है, रिटर्न कैलकुलेट करना है,
1996 से लेके अगर किसी ने इन्वेस्ट किया है तो रिटर्न कितना होगा उसका, वो कितना होगा, 1000 उसने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, कमाया कितना, 10,000 इंटू 100, तो ये होएगा 1000% और 10 टाइम्स, भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये है इंडेक्स नंबर्स का कॉन्सेप्ट। देखो ओवरऑल स्टोरी एक बार वापस देखते हैं। शुरू में बहुत कंफ्यूजन होता था जब निफ्टी 50 बोल के कोई इंडेक्स नहीं होता था। तो कंफ्यूजन क्या था, इतने सारे स्टॉक्स, इतने सारे कंपनीज लिस्टेड है, किसमें इन्वेस्ट करूं, कितना इन्वेस्ट करे, करने के बाद उसका रिटर्न कितना होगा, ये सब कंफ्यूजन बहुत रहता था इन्वेस्टर्स के दिमाग में। कोई खुद सोचो कि अगर हम इतने सारे में इन्वेस्ट करेंगे तो कंफ्यूजन होगा, फिर ये कैसे पता करे आज मार्केट बढ़ा या गिरा, ऊपर गया या नीचे गया। तो जब निफ्टी 50 निकला, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुआ, वो एक इंडेक्स बना दिया जिसका खाली एक नंबर होता था, वो एक नंबर में सारे 50 स्टॉक्स का वैल्यू समराइज किया हुआ है, वो 50 स्टॉक्स उसमें कंज्यूम्ड है, एक नंबर बन गया 1000, ठीक है। वो 1000 को अब इन्वेस्टर्स को ट्रैक करना है, तो ट्रैकिंग इजी हो गया, रिटर्न कैलकुलेट करना बड़ा इजी हो गया। 1000 से 1500 हुआ, साफ साफ दिख रहा है 15%, 50%, कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ेगा रिटर्न, क्योंकि बेस 1000 है। 1000 से 1500 साफ साफ दिख रहा है 50%, 1000 से 5300 साफ साफ दिख रहा है इंडेक्स का वैल्यू 530% हायर है, रिटर्न इज 430%, क्योंकि अगर बेस को माइनस कर दो। 1000 से 11000 साफ साफ दिख रहा है इंडेक्स 11 टाइम्स हो गया, माने रिटर्न इज 10 टाइम्स, क्योंकि 1 टाइम तो इंडेक्स वाला है। तो ये इंडेक्स नंबर्स का कॉन्सेप्ट है, जिससे कैलकुलेशंस बहुत इजी हैं, जो एक सिंपल रेशियो होता है ऑफ, एक सिंपल नंबर है जिसको कंपेयर करना बहुत इजी है पिछले पीरियड से। जैसा ये नंबर को इससे कंपेयर करना बहुत सिंपल है, इसको इससे कंपेयर करना बहुत सिंपल है, इस तरह से कंपैरिजन बहुत इजी है, कैलकुलेशन इजी हो गया, कंपैरिजन इजी हो गया, ट्रैकिंग इजी हो गया। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर क्या होता है, एक नंबर जो काफी इंफॉर्मेशन को समराइज करके कैलकुलेशन में हेल्प करता है, परसेंटेज निकालने में बहुत इजी हो जाता है परसेंट कैलकुलेट करना, एंड काफी यूजर फ्रेंडली है, मतलब इजीली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बिना कोई झमेला के, बिना कोई टफ कैलकुलेशंस किए, बिना कोई रिगोरस कैलकुलेशंस किए। तो ये था कॉन्सेप्ट। अब इसी से एक और एग्जांपल लेते हैं। इतना समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी कुछ लिखना नहीं है, अभी खाली सिर्फ सुनना है, कुछ लिखना नहीं है, बाद में हम लोग लिखेंगे सब, खाली सुनना है और समझना है। ये था एग्जाम्पल, एक बार ये देख लो, इसको बस गो थ्रू कर लो, अब्जॉर्ब कर लो। हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल में मूव करते हैं, फटाफट से इसको देख लो। चलो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में मूव करते हैं। इसमें क्या है, एक हमने स्टॉक मार्केट का एग्जाम्पल लिया जिसमें निफ्टी 50 था इंडेक्स, तो उससे समझ में आया इंडेक्स नंबर होता क्या। एक और एग्जाम्पल ये लेते हैं। अब मान लो इकोनॉमिक्स में तुम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इन्फ्लेशन, ठीक है, 11-12 में भी पढ़ा होगा, अभी भी पढ़ेगा, इन्फ्लेशन बोल के एक कॉन्सेप्ट। अब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कितना है, महंगाई कितना है, ये कैसे कंप्यूट करना है, कितना है कैसे निकालना है, ये सब क्वेश्चंस रहता है इन्फ्लेशन के लिए।
मेजर करने आए तो कैसे मेजर करते हैं? आइडियली क्या होता है? इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, प्राइस कितना इन्फ्लेट हो रहा है, प्राइस कितना महंगा हुआ है किस चीज का, काफी सारे चीजों का जो हम डे टू डे लाइफ में कंज्यूम करते हैं, जैसे पेट्रोल डीजल, घर में जो कुकिंग ऑयल होता है वो, फिर सुबह टूथब्रश, मंजन पेस्ट जो भी होता है, टूथब्रश, टूथपेस्ट, कपड़ा जो पहनते हैं, खाना जो खाते हैं, फूड, वेजिटेबल्स, बटर, चीज, घी, आटा, मैदा, कुछ भी ले लो, ब्रेड, ये सारे चीजों को मिला के इनका देखते हैं ओवरऑल इन्फ्लेशन कितना बढ़ा, ओवरऑल प्राइस कितना बढ़ा। अब एक सिंपल सा चीज देखो, अगर हम इस केस में, इस एग्जांपल में अगर हम लोग देखें, यहां पे क्या है? क्लोथिंग, ठीक है, उसके बाद ऑयल, कुकिंग ऑयल, फिर ब्रेड और फिर आटा, वीट। इसका प्राइसेस दिया हुआ है 18, 19, 20 के लिए, 2018, 2019, 2020, इन तीनों सालों का प्राइसेस दिया हुआ है इन चारों प्रोडक्ट्स का, ठीक है। ये जैसे रुपीज इसको बोल देते हैं पर मीटर, पर 1 मीटर का कितना रुपया? 500, इस तरह से ये कोटेड है, ठीक है। ऑयल कैसे इसको बोल देते हैं? रुपीज पर लीटर, 1 लीटर का कितना? 100 रुपया। ब्रेड कैसे कोटेड है? इसको बोलते हैं रुपीज पर पैकेट, एक पैकेट ऑफ ब्रेड का 10 रुपया, पैकेट में आता है ब्रेड। और आटा कैसे है? व्हीट कैसे है? रुपीज पर केजी, ठीक है, ये ऐसे कोटेड है। तो ये क्या है? सारे के सारे प्राइसेस है, सारे के सारे प्राइसेस है, ठीक है, 18 में, 19 के और ये 20 के, सारे के सारे प्राइसेस है। अब अगर इस तरह से, यहां तो सिर्फ 4 लिए हमने एग्जाम्पल के लिए, पर अगर इस तरह से लिस्ट देखे, जो लिस्ट है ना वो कभी खत्म नहीं होने का है। आलू, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, फिर फ्रूट्स में अगर आए तो बहुत सारे फ्रूट्स, ऑरेंज, एप्पल, बनाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सब का अगर हम बैठ के एक एक का प्राइस देखे कम हो रहा है या नहीं। अब जैसे इस केस में देखो, क्लोथिंग का प्राइस था 500 रुपया पर मीटर 18 में, 19 में था 400 रुपया पर मीटर। तो ये क्या हुआ? ये 20% से गिरा, मतलब 100 रुपए से गिरा, 20% से गिरा, ठीक है। फिर ये जो 100 से 90 हुआ कुकिंग ऑयल का दाम एक साल में, ये क्या हुआ? 10% से गिरा, 10 रुपए से गिरा, ठीक है। ये 10 से 15 जो हुआ, ये 50% से बढ़ा 5 रुपया, ठीक है। और ये 20 से 24 क्या हुआ? 20% से बढ़ा 4 रुपया, राइट। तो इस एग्जाम्पल में दो प्रोडक्ट्स गिरे, दो प्रोडक्ट्स का दाम गिरा, क्लोथिंग एंड ऑयल, और साथ में दो प्रोडक्ट्स का दाम बढ़ा, ब्रेड और आटा, व्हीट। ऐसे करके तो 4 है, कितने सारे प्रोडक्ट्स होंगे, कितने सारे गुड्स होंगे पूरे इकोनॉमी में जिससे इन्फ्लेशन कैलकुलेट करना होगा। तो क्या ये ह्यूमनली पॉसिबल है? एक एक को हम लोग सबको लिस्ट करें, एक एक का प्राइस मेजर करें नेक्स्ट पीरियड में क्या हो रहा है, और एक एक के लिए इन्फ्लेशन निकाले, तो इससे कंफ्यूजन होएगा, खाली एक आंसर हम लोग को नहीं मिल पाएगा कि इन्फ्लेशन है क्या। सो इस चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए एक इंडेक्स बना, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इससे मेजर होता है इन्फ्लेशन कितना है इकोनॉमी में, ठीक है। ये बहुत सारे चीजों को कंसिडर करता है, एग्स, मिल्क, फूड का पूरा, एग्स, मिल्क, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ब्रेड, बटर, चीज, सबको कंसिडर करता है पूरा फूड कैटेगरी में। ये और भी चीजों को कंसिडर करता है, क्लोथिंग, फुटवेयर, एजुकेशन का खर्चा, हेल्थ केयर का खर्चा, हॉस्पिटल में जाने का, इलाज कराने का खर्चा, ऐसे करके फ्यूल,
ऑयल का खर्चा, पेट्रोल डीजल केरोसिन जो भी घर वर में लगता है, एलपीजी गैस, लाइट का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बहुत सारी चीजों को कंसिडर करके एक इंडेक्स बनता है जिससे इन्फ्लेशन मेजर होता है। अब एग्जाम्पल देते कैसे बनता है वगैरह वगैरह, धीरे धीरे सब पढ़ेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं इसमें सिंप्लीफाई करने के लिए। मान लो 2018 के लिए हमारे पास 4 प्रोडक्ट्स है, क्लोथिंग, ऑयल, ब्रेड एंड व्हीट, ठीक है। इन चारों का हम लोग को प्राइसेस पता है। एक बार के लिए सिंप्लिसिटी टोटल कर लेते हैं। ये कितना हुआ 630, इन सारे चीजों का टोटल 630 है हमारे पास। अब वही चीज 2019 में देखते हैं कितना हुआ 490, 529। 2019 में जो टोटल है हम लोग के पास, टोटल सारे गुड्स का 529। फिर 2020 में क्या आ रहा है टोटल 700, 746, यहां तक ठीक है। अब मान लो, अब इसको अगर देखें ना, कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। ये सिंप्लीफाई होता है इंडेक्स नंबर से। कैसे? ये 630 को हम मान लेते हैं 100, मान लेते हैं ये हमारा बेस ईयर है जिसमें इसका वैल्यू है 100, यानी 630 जब टोटल है सारे गुड्स का, दैट इज इक्वल टू 100, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर जब प्राइस 529 हुआ सारी चीजों का मिला के, तो उसका वैल्यू क्या होना चाहिए वो देखते हैं। तो क्या है, अगर 630 का दाम था, 100 समराइज्ड 630, अगर हम लोग ऐसे बोले तो 529 क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली 100 से कम होना चाहिए, इतना तो समझ में आ रहा है इंट्यूशन से। एग्जैक्टली कितना होना चाहिए ये देखते हैं। वो क्या होगा, 100 था, 100 कितना पे था? सिंपल यूनिटरी मेथड से है, 100 कितना पे था? 630 में, ठीक है। तो हम अगर 630 से डिवाइड करें और निकालना कितने के लिए है? 529। तो 100 इंडेक्स वैल्यू था 630 पे, अब हम लोग को चाहिए 529 के लिए। सो 100 इंटू 529 बाई 630 या 529 बाई 630 इंटू 100, ये कितना आ जाएगा? इसका वैल्यू आएगा लगभग 84। तो अगर हम लोग देखें इसका फायदा क्या हुआ, इतने सारे चीजों को मिला के एक इंडेक्स बना 100, ठीक है। फिर 2019 में इतने सारे चीजों को मिला के एक इंडेक्स बना 84। अब इससे क्या हम लोग इन्फ्लेशन इजीली निकाल सकते हैं? एकदम निकाल सकते हैं। क्या? 100 से हुआ 84, तो इन्फ्लेशन कितना था, महंगाई कितनी थी, दाम बढ़ा या दाम गिरा? बढ़ा तो कितने से, गिरा तो कितने से? 100 से 84 हुआ, सारे चीजों का टोटल समरी अगर हम लोग देखें, 100 से 84 हुआ, वो कितना हुआ? 84 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू 100, ये था। मतलब 16 रुपया गिरा, 16 से इंडेक्स वैल्यू गिरा 100 के बेस पे, तो ये माइनस 16% हुआ, यानी इन्फ्लेशन 16% से गिरा, राइट। अब वही चीज नेक्स्ट ईयर के लिए देखते हैं। वापस से अगर हम लोग देखें 400 से 600 कितना हुआ? प्लस 50%, 200 रुपए से बढ़ा। क्लोथिंग का दाम 200 रुपए से बढ़ा, 50% बढ़ गया। 90 से 108, ये 20% से बढ़ा, 18 रुपए से।
अब 15 से 20 ये बढ़ा 33.3% से, 5 रुपए से, और ये गिरा 6 रुपए से, यानी 25% से। ठीक है, तो 400 से 600 हुआ, 50% बढ़ा। 90 से 108 20% बढ़ा। 15 से 20 33.3%। 24 से 18 दाम गिरा, 25% से गिरा। अब इन सबको मिला के जो इंडेक्स टोटल है वो 529 से 746 हो गया 2020 में। अब 746 था, 100 कब था? 630 में। तो 746 में जाहिर सा बात है वो 100 से ऊपर होना चाहिए, तो इसका हम दाम निकाल सकते हैं। 100 से वो ऊपर कितना है? 100 था कब? जब 630 था। अब कितना है? 746। तो 100 इंटू 746 डिवाइडेड बाय 630। 746 क्या है? करंट वैल्यू। 630 क्या था? प्रीवियस वैल्यू, बेस वैल्यू। अगर हम 100 को बेस बना देते हैं, 100 को बेस पीरियड बना देते हैं, यानी 2018 हमारे लिए बेस ईयर हो गया। तो अगर 100 था 2018 यानी बेस पीरियड में बेस वैल्यू, तो 2020 में जो करंट पीरियड है कितना होना चाहिए? तो 100 यानी इंडेक्स नंबर बेस पीरियड का इंटू 746 करंट वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू जो 630 है। 100 के लिए जो 630 था, तो ये कितना आता है? 746 बाई 30 इंटू 100, ये आया 118.41। मान लेते हैं इसको सिंप्लिसिटी 118 ही रखते एक बार। अब अगर इसको कंपेयर करना है बेस पीरियड से, समझ में आ रहा है इन्फ्लेशन 18% से बढ़ा 2018 से 2020। अगर हम आए तो 18% से बढ़ गया इन्फ्लेशन ओवर 2 इयर्स 2019 और 20, क्योंकि हम बेस पीरियड से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, यहां पे 18% से इन्फ्लेशन बढ़ा है 2 साल में। तो ये है इन्फ्लेशन, ये है इंडेक्स नंबर्स का पूरा कॉन्सेप्ट। ये क्या है? इंडेक्स नंबर है क्या? अभी कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है। इंडेक्स नंबर है क्या? इट इज ए नंबर जो समराइज करता है एक बहुत सारे डेटा को अपने अंदर। जैसे निफ्टी 50 क्या समराइज क्या था? पूरा स्टॉक मार्केट इंडेक्स को, सारे स्टॉक, काफी सारे स्टॉक्स को वो समराइज किया था। और ये सीपीआई जो है फूड इन्फ्लेशन जिससे मेजर होता है, वो क्या समराइज करता है? सारे प्राइसेस को, काफी सारे चीजों के, कमोडिटीज के प्राइसेस को वो समराइज करता है अपने अंदर। इंडेक्स नंबर इज अ रेशियो। ये रेशियो है 2 नंबर्स का, ज्यादा भी हो सकते हैं। ये रेशियो है ओवर 2 और मोर पीरियड्स। 2018 से 2020 जो हमने कंपेयर किया, या 2018 से 2019, ओवर 2 और मोर पीरियड्स, जिसमें से एक पीरियड नॉर्मली क्या होगा? बेस पीरियड होगा। जो 100 है इसको हम बेस ईयर बोलेंगे। तो 2018 को हम बेस ईयर बोलेंगे, बेस पीरियड। और 100 को बोलेंगे बेस वैल्यू, बेस इंडेक्स। और 630 को बोलेंगे बेस वैल्यू। तो बेस वैल्यू से जब कंपेयर कर रहे हैं तो वो रेशियो को हम बोलते हैं इंडेक्स नंबर। ये परसेंटेज में भी एक्सप्रेस हो सकता है। 118 अगर है, 100 से कितना परसेंट राइज हुआ? 18%। कैलकुलेशन वगैरह को इजी बनाता है, कंपैरिजन को इजी करता है। वी कैन इजीली कंपेयर, इंक्रीज और डिक्रीज डेटा को कंपेयर कर सकते हैं। तो ये है इंडेक्स नंबर्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इसमें हम लोग आगे चलते हैं, एक बार लिख लेते हैं इंडेक्स नंबर क्या होता है। यहां तक आई होप सबको समझ में आया होगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट है। अभी सिर्फ इंडेक्स नंबर्स क्या है उतना सा समझना है, धीरे धीरे हम लोग सब देखेंगे क्या होता है।
तो चलो एक बार इसको फटाफट से लिख लेते हैं। जो भी हम लोग को लिखना है ना, उसके लिए क्या करना है, काम करना, अपने कॉपी का 6 पेजेस छोड़ दो, 6 पेजेस आगे पीछे मिला के 6, यानी 3 शीट्स छोड़ दो, और उसको टेढ़ा करके वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बना के वैसे लिखना है चार्ट फॉर्म में। तो एक 2 पेजेस का मिला के एक चार्ट हो सके, जैसे हमने डिस्पर्जन में किया था, बिल्कुल वैसा हम चार्ट बनाएंगे और इसको समरी में आराम से सब लिखते चलेंगे, ताकि लास्ट डे पे दिक्कत नहीं आए। तो सारा नोट्स एक जगह समराइज हो जाएगा। ठीक है, तो उसी के सबसे टॉप में अभी लिखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 6 पेजेस छोड़ दो, उसके बाद सारा एग्जाम्पल, इलस्ट्रेशन, क्वेश्चन जो है सब करना है। ठीक है, अब पहला चीज लिखते, इंडेक्स नंबर होता क्या है। ठीक है, इंडेक्स नंबर, व्हाट इज एन इंडेक्स नंबर, ये लिखना है। इट इज अ रेशियो, रेशियो होता है ये, ऑफ 2 और मोर नंबर्स, यूजुअली 2 नंबर का ही होता है, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ओवर 2 और मोर टाइम पीरियड्स। यूजुअली 2 पीरियड्स के लिए कंपेयर होता है, ये एक रेशियो है, दो या उससे ज्यादा नंबर्स का जो कंपेयर किया जाता है 2 टाइम पीरियड से, उससे ज्यादा भी कर सकते हैं, पर 2 ही रेलेवेंट है हम लोग के लिए। ठीक है, इसमें लिखते हैं आउट ऑफ विच वन इज यूजुअली द बेस पीरियड और रेफरेंस पीरियड। जिससे हम कंपेयर करते हैं वो पीरियड को हम बेस पीरियड बोलते हैं या रेफरेंस पीरियड बोलते हैं, बेस पीरियड या रेफरेंस पीरियड। ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज में भी एक्सप्रेस हो सकता है। अब इंडेक्स नंबर का एक जो फॉर्मूला है, ये क्या है, करंट पीरियड वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस पीरियड वैल्यू इंटू 100। ठीक है, करंट पीरियड वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस पीरियड वैल्यू इनटू 100। ये क्या है, सिंपल यूनिटरी मेथड है। करंट पीरियड में वैल्यू कितना है, डिवाइडेड बाय बेस पीरियड में वैल्यू कितना था, और इनटू 100 क्या है, ये जो 100 है ये क्या है, ये है इंडेक्स नंबर ऑफ बेस पीरियड। बेस पीरियड का जो इंडेक्स नंबर होता है वो यूजुअली 100 होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू है, ये टोटल फॉर्मूला है, पूरा चैप्टर का समरी। ये फटाफट से इतना लिख लो, फिर हम लोग एक बार आगे चलते हैं। एक एग्जाम्पल भी इसमें लिख लो पहले।
if current year index is मान लो 175, okay, it denotes that the index has increased by 175%, by 75% from the base period. अगर बेस पीरियड में वैल्यू 100 था और अब 175 हो गया, तो ये क्या डिनोट किया? 75% से वैल्यू इंक्रीज हुआ है, वो इंडेक्स इंक्रीज हुआ है, ठीक है। या तो ये वो डिनोट किया 75% से इंक्रीज हुआ है, या अब ये डिनोट करता है इट इज 175% ऑफ बेस पीरियड इंडेक्स। 100 से 175 माने 175% ऑफ 100 हुआ, या जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ है वो 75% हुआ है, ठीक है। ये लिख लो फटाफट से, इसको कॉपी कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ज़्यादा नहीं है, एकदम फटाफट से 1 मिनट के अंदर में इसको कॉपी करना है। एमसीक्यू फॉर्म में ये जो इस टाइप का जो क्वेश्चन है, इफ इंडेक्स इज 175 व्हाट डज इट डिनोट, काफी सारा ऐसा ऑप्शन दे दिया जाएगा। 75% चेंज, इंक्रीज बाय 75%, इंक्रीज बाय 50%, इस टाइप का क्वेश्चन आता है एक। दूसरा जो एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, एग्जाम्पल में इधर ले रहा है, कॉपी नहीं करना है, क्वेश्चन दिखा देगा बाद में। एक एग्जाम्पल है खाली, मान लो अभी जो सीपीआई हमने पढ़ा, ठीक है, सीपीआई का वैल्यू दे देगा 100 बेस पीरियड में, और अभी वो वैल्यू है 175 लेट से। सैलरी जब 100 था, मान लो ये 2000 में था, ये 2020, ये 2010 में था, एग्जाम्पल है खाली। 2010 में जब सीपीआई 100 था तो इसका सैलरी कितना था? 10,000 रुपया पर मंथ, एग्जाम्पल। सिमिलरली 175 जब हुआ तो इसका सैलरी कितना एक्स्ट्रा इसको अलाउंस मिलना चाहिए जो इन्फ्लेशन से इसको कॉम्पेंसेट करे, ताकि इसको जो महंगाई है वो इसके लिए कॉम्पेंसेट हो जाए। तो क्या होएगा? सिंपली 10, इसका सैलरी था 10,000 पहले, ठीक है, इनटू अभी का सीपीआई कितना है? 175, और 10,000 जब था तब का सीपीआई कितना था? डिवाइडेड बाय 100, सिंपल। करंट पीरियड वैल्यू वही हुआ, फॉर्मूला में भी थोड़ा सा मॉडिफाई करके, करंट पीरियड इंडेक्स डिवाइडेड बाय बेस पीरियड इंडेक्स इनटू सैलरी ऑफ बेस ईयर। यूनिटरी मेथड है, सिंपल। बेस पीरियड का सैलरी हम ले लिए इनटू के करंट पीरियड का इंडेक्स डिवाइडेड बाय बेस पीरियड का इंडेक्स। जो इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला था बस उसी को यूज करना है, थोड़ा सा अलग करके, और कुछ नहीं, ठीक है। इस टाइप का भी वो आता है एमसीक्यूज, सब हम लोग करेंगे। चलो अब एक एग्जाम्पल में चलते हैं। यहां पे एक कमोडिटी है, एक ही कमोडिटी है, सिंगल कमोडिटी। इसमें क्या हो रहा है? 5 साल दिए हुए हैं, 2000, 2001, 2, 3, 4, ठीक है। उसमें पेट्रोल है, प्राइस ऑफ पेट्रोल लिखा हुआ है रुपीज पर लीटर,
20, 25, 30, 45, 63, ठीक है। 5 साल है, 5 साल के प्राइसेस है इंडिविजुअली। अब ये क्या बोल रहा है, इंडेक्स नंबर निकालना है, इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है, ताकि हम लोग ये समझ पाए कितने से पेट्रोल का प्राइस बढ़ा है, उस प्राइस मूव, पूरा उसका जो प्राइस मूवमेंट रहा है ना, उसको समझना है। तो कैसे करें, तो सिंपल है, यहां पे हम लोग इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। इंडेक्स नंबर का इस केस में फॉर्मूला क्या होगा, जो हमने अभी पढ़ा, करंट पीरियड वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस पीरियड वैल्यू इनटू 100, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए, करंट पीरियड प्राइस, जिसको हम पी एन बोलते हैं, डिवाइडेड बाय पी जीरो, बेस पीरियड का प्राइस पी जीरो मान लो, इनटू 100, 100 क्या है, बेस पीरियड का इंडेक्स। तो ये वाला जो है हम लोग अगर माने बेस पीरियड, ये 100 हो गया, 20/20 इंटू 100, वैसे भी 100 आएगा, ठीक है, ये 100 हुआ। अब नेक्स्ट, जब प्राइस 25 हुआ तो इंडेक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, इंडेक्स क्या होगा, 25/20, टी एन क्या है, 25/20 क्या, बेस पीरियड वैल्यू, इंटू 100, इंडेक्स वैल्यू कितना आएगा, 125, ठीक है। उसके बाद जब 30 था, जब 30 हुआ पेट्रोल का प्राइस, अब 30 हो गया, तब क्या होगा, 30 बेस करंट पीरियड वैल्यू डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100, यह आएगा 150, फिर कितना हुआ, 45/20 इंटू 100, यह आएगा 225, और फिर 63/20 इंटू 100, ये कितना आ रहा है, 315, तो जब पेट्रोल का प्राइस 20 था, इंडेक्स का वैल्यू 100 था, जब पेट्रोल का प्राइस 25 हुआ, इंडेक्स 125 हो गया, जब प्राइस 30 हुआ, इंडेक्स 150 हो गया, जब प्राइस 45 हुआ, इंडेक्स 225 हुआ, 63 हुआ तो इंडेक्स 315 हुआ। इस टाइप का जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, उल्टा दे सकता है, दे देगा इंडेक्स का, पेट्रोल का प्राइस 20 रुपया था जब इंडेक्स था 100, ठीक है। अब इंडेक्स है 315, पेट्रोल का प्राइस कितना है, सिंपल, तो 63/20 इंटू 100 किया था हमने इंडेक्स निकालने के लिए। अब प्राइस अगर निकालना है तो 315/100 इंटू 20 कर देंगे, बस उल्टा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इससे अगर हम लोग को निकालना है कितना परसेंट पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हुआ है 2004 में ओवर 2000, तो सिंपली पता चल जाएगा 215% से प्राइस इंक्रीज हुआ है, 100 से 315 हुआ है, एकदम देख के पता चल रहा है 215% से प्राइस बढ़ा है, इंडेक्स वैल्यू 315% हो गया ऑफ ओरिजिनल, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड बेस, फिक्स्ड बेस, दो चीज यहां पे इंट्रोड्यूस कर रहा है, इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड बेस। फिक्स्ड बेस माने क्या, अगर हम लोग देखें हर इंडेक्स नंबर में जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसका बेस फिक्स्ड है, उसका बेस फिक्स्ड है, किससे, बेस पीरियड से, बेस पीरियड से उसका बेस फिक्स्ड है, जो करंट पीरियड है वो करंट पीरियड खाली चेंज हो रहा है, क्योंकि बेस पीरियड हमने 2000 माना था जहां इंडेक्स वैल्यू 100 था, तो हर कैलकुलेशन में बेस पीरियड फिक्स्ड होगा, 2000 होगा, यहां तक क्लियर है। और फिक्स्ड बेस का मतलब समझ में आया, यानी जो बेस है, बेस पीरियड वो फिक्स्ड है, इसलिए हर इंडेक्स नंबर में बेस पीरियड फिक्स्ड है। दूसरा चीज, दूसरा एक और, जो ये इंडेक्स नंबर है ना, जो पी एन बाई पी जीरो इंटू 100 करके कैलकुलेट करता है, इसको हम बोलते हैं प्राइस इंडेक्स।
क्यों प्राइस इंडेक्स? क्योंकि ये प्राइस को लेके कैलकुलेट करता है, प्राइसेस को लेके कैलकुलेट कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं प्राइस इंडेक्स। और इसको क्या बोलते हैं? इस फॉर्मूला को PN/P0 या फिर PN/P0 इंटू 100, इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइस रिलेटिव। प्राइस रिलेटिव। प्राइस रिलेटिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये रेशियो ऑफ प्राइसेस है, रेशियो ऑफ प्राइसेस, और कुछ चीज का रेशियो नहीं है। PN/P0 इंटू 100, इसको हम बोलेंगे प्राइस रिलेटिव। ठीक है, PN/P0 को भी प्राइस रिलेटिव बोलते हैं, पर ये एक्सप्रेस होता है नॉर्मली इंडेक्स नंबर फॉर्मेट में। तो PN/P0 इंटू 100 जब करते हैं तो वो परसेंटेज फॉर्मेट हो गया, इंडेक्स नंबर फॉर्मेट हो गया, उसको बोलते हैं प्राइस रिलेटिव। ठीक, दो चीज यहां पे सीखा, फिक्स्ड बेस, प्राइस रिलेटिव। अब मान लो कि ये प्राइस जो है बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है हर साल, या फिर ऐसा हम लोग मानते हैं, मान लो तुम लोग आज स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं आज के दिन में, एक साल बाद हम लोग को देखना है कितना हुआ। तो इस चीज के लिए हम लोग 1996 का इंडेक्स ईयर को बेस क्यों माने? वो ऑब्वियसली ज्यादा फ्रेंडली क्या होगा? ज्यादा फ्रेंडली ये होगा, हम लोग आज पे ही बेस मान लेते हैं, आज से चेंज मानते हैं। ठीक, एक तरीका और है इंडेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का, बेस को हम चेंज करते जाएं तो, जिसको हम बोलते हैं चेन बेस। चेन बेस यानी क्या? बेस हर साल चेंज हो रहा है, फॉर्मूला सब सेम रहेगा, डिफरेंस क्या होगा? देखिए, अगर जब 100 है तो उसके पहले का कोई डेटा नहीं है, तो वो 100 पे तो 100 ही रहने वाला है, बेस 100 ही है। 125 भी जब है तो इस केस में क्या होगा? 25/20 इंटू 100, क्योंकि इस केस में प्राइस 25 है, पिछला वाला प्राइस 20 है, और 100 क्या है? पिछला इंडेक्स बेस वैल्यू जो है, ये करके इंडेक्स वैल्यू 125 आने वाला है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? नेक्स्ट हम लेंगे जो अब थर्ड वाले के लिए 2002 के लिए जो हमारा बेस बनेगा, वो बेस बन जाएगा 25, 20 नहीं, अब बेस बनेगा 25। तो हम इसमें क्या करेंगे? 30/25 इंटू 100। तो हमने क्या किया? हमने 25 के ऊपर चेंज निकाला, 30, 25 से 30 में इंडेक्स क्या बन रहा है। तो ये मान लिया कि 25 पे इंडेक्स 100 होगा, अब 30 पे इंडेक्स क्या होगा? अब 30 पे इंडेक्स होगा 30/25 इंटू 100, अगर हम लोग करें 120। ठीक है, फिर नेक्स्ट में क्या होगा? 45/20 नहीं, 25 नहीं, 30। बेस पिछला पीरियड का बन जाएगा, बेस पिछला पीरियड का बन जाएगा, यहां पे इंडेक्स क्या हो जाएगा? 150। नेक्स्ट में जब प्राइस 63 हुआ तो बेस कितना होगा? 30 नहीं, 45। यस बिल्कुल, बेस पिछला पीरियड का बन जाएगा, यहां पे इंडेक्स क्या हुआ? 140। अगर एक चीज हम लोग नोटिस करें इस चीज में, पहला वाला जब फिक्स्ड बेस था, फिक्स्ड बेस, तो जब अगर हम लोग को मान लो 2002 और 2003 के बीच का चेंज निकालना है, तो क्या करना होता? 225 माइनस 150 अपॉन 150 इंटू 100 करके देखते हैं। 225 माइनस 150 अपॉन 150 इंटू 100 कितना आएगा? ये 75 डिवाइडेड बाय ये आएगा 50%। ठीक है,
150 से जब 225 गया तो हम लोग के पास प्राइस इंक्रीज क्या आ रहा है 50%, यानी क्या 30 से 45 इज 50%, 15 रुपया। पर जो चेन बेस है वो हम लोग को डायरेक्टली ये बता देता है कि ये 50% पिछले साल से बढ़ा है। यहां पे देखो 120 जब इंडेक्स था, कब, जब वैल्यू 30 था। अब 45 पे वैल्यू कितना है 150, तो 30 से 45 जब हुआ तो इंडेक्स वैल्यू कितना हुआ 150, यानी क्या 150 इज ऑटोमेटिकली 50% हायर। अगर हम बेस वैल्यू 100 मान रहे हैं तो 50% इंक्रीज हम लोग को डायरेक्टली पता चल गया एक साल में, हर साल में। ठीक है, तो फिक्स्ड बेस कब काम आता है, फिक्स्ड बेस कब ज्यादा काम आता है, जब हम लोग को बेस से चेंज निकालना है। जैसा बेस से अगर 225 देखिए तो समझ में आ रहा है 125% का इंक्रीज है, डायरेक्टली समझ में आ रहा है। चेन बेस कब काम आता है, जैसे हम लोग को अगर आज इन्वेस्ट करना है स्टॉक मार्केट में और एक साल बाद रिटर्न पता करना है, या मान लो हमने पिछले साल इन्वेस्ट किया था, आज कितना रिटर्न है ये पता करना है, तो ये 150 काम आएगा। पिछले साल से 150 हो गया इंडेक्स, यानी पिछले साल से 50% बढ़ गया। जो हमने इधर भी फिक्स्ड बेस के साथ भी इस तरह से कैलकुलेट किया था। ठीक है, चेन बेस क्या कैलकुलेट नहीं कर पाता, 2000 से, मान लो 2000 जब इंडेक्स था तो 2003 में इंडेक्स का वैल्यू 150 जब है तो वो 2000 से कितना है ये वो कैलकुलेट नहीं कर पाता। ठीक है, तो फिक्स्ड बेस क्यों चाहिए, जब हम लोग को बेस पीरियड से कंपेयर करना है, रिटर्न को निकालना है बेस पीरियड से, ज्यादातर जगह फिक्स्ड बेस ही यूज होता है। मोस्टली हम लोग को फिक्स्ड बेस के साथ ही डील करना है। कुछ केसेस में जहां पे एनुअल रिटर्न कैलकुलेट करना है या एनुअल ग्रोथ वगैरह कुछ कैलकुलेट करना है, वहां पे चेन बेस कॉन्सेप्ट लगता है। चेन बेस, फिक्स्ड बेस में रिलेटिव जब बेस होता था, बेस पीरियड से जब देखते थे तो उसको हम प्राइस रिलेटिव बोलते थे। ठीक है, अब जब हम जब बेस हमारा चेंज हो रहा है, जब बेस चेंज हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम लिंक रिलेटिव बोलेंगे। लिंक रिलेटिव भी क्या है, वो है तो Pn/P0 इंटू 100 ही। प्राइस रिलेटिव कोई लिंक रिलेटिव बोलते हैं, पर लिंक रिलेटिव कब बोलेंगे, जब बेस पिछले साल का प्राइस है एंड नॉट बेस ईयर का प्राइस है। ठीक है, तो इसमें ये जो बेस है ये क्या है, प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर एंड नॉट प्राइस ऑफ बेस ईयर। ठीक है, प्रीवियस ईयर का प्राइस से इसको जब कंपेयर कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं लिंक रिलेटिव। लिंक रिलेटिव, अब समझ में आ गया ना डिफरेंस। एक कमोडिटी का जब हम लोग को प्राइस दिया हुआ है तो दो तरीका से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक फिक्स्ड बेस जब हुआ, फिक्स्ड बेस में क्या होगा, फिक्स्ड बेस इज मोस्टली यूज, ज्यादातर जगह हम लोग को फिक्स्ड बेस के साथ ही काम करना है। पर चेन बेस पिक्यूलियर केसेस में यूज कर सकते हैं, इनफैक्ट यूज करना चाहिए। कब, जब मान लो पिछले साल से डायरेक्टली हम लोग को कंपेयर करना है तो उस केस में एडिशनल कैलकुलेशन करना नहीं पड़ेगा। किस टाइप का कैलकुलेशन, इस टाइप का कैलकुलेशन, ये करना नहीं पड़ेगा अगर हम लिंक रिलेटिव चेन बेस फॉलो करें तब। ठीक है, अब मान लो एक चीज, चेन बेस तुम लोग निकाल लिया, अब चेन बेस से निकालना है, फिक्स्ड बेस में जाना है तो क्या करेगा, वापस से बैठ के हर एक में Pn/P0 इंटू 100 करो, 25/20 इंटू 100, 30/20 इंटू 100, हर एक केस में वापस से कैलकुलेट करो। एक तरीका है जहां हम चेन बेस से फिक्स्ड बेस डायरेक्टली जा सकते हैं, डायरेक्टली। क्या तरीका है, उसको हम बोलते हैं चेन इंडेक्स, उसको हम बोलते हैं चेन इंडेक्स। उसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, बहुत सिंपल छोटा सा फॉर्मूला है,
बेस पीरियड तो 100 ही रहने वाला है, वो चेंज नहीं होने वाला। 125 भी वही रहेगा क्योंकि फर्स्ट 2 पीरियड्स तो क्या ही चेंज होगा। थर्ड में इसका एक छोटा सा फॉर्मूला क्या है, हम लेंगे लिंक रिलेटिव को, लिंक रिलेटिव ऑफ करेंट ईयर, जिस साल का हम कैलकुलेट कर रहे हैं उस साल का हम लिंक रिलेटिव कंसिडर कर लिए, इनटू हम क्या करेंगे चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर, इनटू हम इसको सिंस ये सेम है हर जगह हम 125 को इंटू 125 कर देंगे। ठीक है, सो क्या आ गया 30/25 इंटू 125। ये क्या आया 150। क्या ये 150 सेम आ रहा है जब फिक्स्ड बेस था 150? बिल्कुल। तो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने क्या किया लिंक रिलेटिव किया इसी साल का, सेम ईयर का जिस साल का कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई किससे किया चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर। इसको हम चेन इंडेक्स बोलते हैं, जब हम बेस चेंज कर रहे हैं फिक्स्ड बेस में लेके जा रहे हैं उसको हम चेन इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, वापस एक और कैलकुलेट करके देखते हैं। जब हम लोग को ईयर 2003 के लिए कैलकुलेट करना है तब क्या क्या होएगा, तब हम क्या करेंगे, हम लेंगे लिंक रिलेटिव ऑफ करेंट ईयर, सिंपल 45/30। ठीक है, इनटू क्या करना है चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर यानी इनटू 150। 45/30 इंटू 150 वो कितना आया 225। क्या ये फिक्स्ड बेस से सेम आ रहा है, फिक्स्ड बेस से ये पूरा सेम आ रहा है। तो 225 जब हम चेन बेस को फिक्स्ड बेस में कन्वर्ट करें तो 225 हमारा चेन इंडेक्स आ गया विच इज द सेम एज द इंडेक्स ऑफ फिक्स्ड बेस। ठीक है, लास्ट वाला भी देख लेते हैं। इसमें हम लोग को क्या करना है लिंक रिलेटिव ऑफ करेंट ईयर, सेम ईयर का लिंक रिलेटिव क्या है 63/45। ठीक है, इनटू क्या करना है चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर, ये चेन इंडेक्स को इधर यूज करना है, तो यहां पे 225 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये कितना आ रहा है 315। ये क्या बेस पीरियड से सेम आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है, एकदम सेम आ रहा है। तो अब अगर हम लोग यहां पे देखें, अब क्या हमने चेन बेस को फिक्स्ड बेस में सक्सेसफुली कन्वर्ट कर लिया, एकदम कर लिया। कैसे, चेन इंडेक्स यूज करके। चेन इंडेक्स यूज किया, ये चेन इंडेक्स नंबर्स है, ये जो सारे नंबर्स हैं इसको हम चेन इंडेक्स नंबर्स बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या बना, इसका फॉर्मूला बना, सब हम लिख लेंगे अभी कुछ नहीं लिखना है। इसका फॉर्मूला बना लिंक रिलेटिव ऑफ करेंट ईयर इनटू, इनटू क्या, किससे मल्टीप्लाई किया हमने, इनटू चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर। तो यहां जब सपोज 150 निकाला तो हमने लिंक रिलेटिव लिया करेंट ईयर का, ये जो लिंक रिलेटिव है सेम ईयर का इधर ले लिया और मल्टीप्लाई क्या किया चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर, उसी के पिछले साल का वैल्यू ले लिया। सिमिलरली 225 जब कैलकुलेट करना है 45/30 किया लिंक रिलेटिव करेंट ईयर का, इनटू क्या किया 150 जो क्या है चेन इंडेक्स पिछले साल का। तो वो अगर हम करेंगे तो हमारा चेन इंडेक्स आ गया जो कन्वर्ट कर दिया वापस से चेन बेस को फिक्स्ड बेस में। हम सब लिखेंगे, अभी कुछ नहीं लिखना है। यहां तक क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। अगर किसी को ये एग्जाम्पल नोट करना है 6 पेज छोड़ के नोट कर लो फटाफट से, या अब नोट कर लो इसको, फिर हम इसका वो भी लिख लेंगे थ्योरी पोर्शन जो है। फटाफट से नोट करो, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है इसमें।
ये था सिंगल कमोडिटी के लिए जो अभी हम लोग पढ़े, फिक्स्ड बेस और चेन बेस। चेन बेस को अगर फिक्स्ड बेस में कन्वर्ट करना है तो ये जो चेन इंडेक्स नंबर वाला फॉर्मूला भी हमने पढ़ा, इसको चेन इंडेक्स नंबर बोलते हैं, पर इसका कॉन्सेप्ट क्या हुआ, चेन बेस को जब हम लोग को फिक्स्ड बेस में कन्वर्ट करना है तब ये लगता है। ठीक है, ये एक इलस्ट्रेशन है इसी टाइप का जिस टाइप का हमने किया है। कैलकुलेट लिंक रिलेटिव एंड चेन इंडेक्स नंबर। पहले लिंक रिलेटिव करना है, माने क्या, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, ऐसे ऐसे करके, और फिर उसको चेन इंडेक्स नंबर बना देना है। चेन इंडेक्स क्या होगा, लिंक रिलेटिव इनटू चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर, तो वो करना है। माने इसमें फिक्स्ड बेस हम लोग को कैलकुलेट ही नहीं करना है, तो पर्पस क्या हुआ, चेन बेस पहले कैलकुलेट हुआ लिंक रिलेटिव से, उसको हम लोग फिक्स्ड बेस में कन्वर्ट किए चेन इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस बेस से मल्टीप्लाई, प्रीवियस ईयर से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो ये होमवर्क में कर लेना, नेक्स्ट क्लास के बिगिनिंग में हम लोग ये डिस्कस कर लेंगे। एक बार तुम लोग खुद से करो ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इलस्ट्रेशन 4 इज होमवर्क। ठीक है, अब सिंगल कमोडिटी जब था, जैसा एक ही कमोडिटी का इसमें जो प्राइस है, जैसा अभी हमने एग्जांपल लिया प्राइस ऑफ ऑयल, प्राइस ऑफ पेट्रोल या डीजल, कुछ भी एक कमोडिटी का, तब तो क्लियर है फिक्स्ड बेस में निकालना है या चेन बेस में निकालना है। व्हाट इफ, जैसा अभी हमने जो एग्जांपल देखा था, यहां पे देख लेते हैं, जो अभी हमने एग्जांपल देखा था, इस टाइप का कोई एग्जांपल हो, सीपीआई के लिए जो हमने देखा था, इस टाइप का कुछ अगर हो, मल्टीपल कमोडिटीज हैं जहां पे क्लोथिंग भी है, ऑयल, ब्रेड, व्हीट, अलग अलग टाइप के कमोडिटीज हैं, उस केस में हम इंडेक्स नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये मेन चैप्टर है। हाउ टू कैलकुलेट इंडेक्स नंबर जब मल्टीपल कमोडिटीज है। इसमें कुछ फॉर्मूले आते हैं जिसको हम लोग को कैलकुलेट करना है, जिसपे क्वेश्चन आता है। तो ये है मल्टीपल कमोडिटी सिनेरियो, जिसको हम एक एक करके अभी देखेंगे। अब खुद सोचते हैं, जैसा हमने डिस्पर्जन में शुरू से सोचते हुए एक स्टोरी की तरह चला था, वैसा ही इसमें भी चलेंगे। अब खुद सोचो, इंडेक्स नंबर जैसा कुछ अगर एग्जिस्ट नहीं करता और तुम लोग को ये डेटा दे दिया जाए तो क्या करेगा। इंडेक्स नंबर पहले अगर कैलकुलेट करना है, एकदम सिंपल तरीका क्या होगा, जो अभी हम लोग सीपीआई के लिए किए थे, सबको ऐड कर दो। ये सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ नहीं करना इसमें, सबको ऐड कर दो। सबको ऐड करके क्या आ जाएगा, मान लो इसमें हम सबको ऐड करते, ये आया 630, इसमें सबको ऐड करके ये 529 और ये आया 746, ये सबको ऐड करने के बाद आया। ठीक है, हमने हर एक साल का टोटल ले लिया ऑफ ऑल कमोडिटीज, प्राइसेस ऑफ ऑल कमोडिटीज को हर साल हमने टोटल कैलकुलेट कर लिया, हर साल इसका टोटल हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इससे इंडेक्स नंबर अगर कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करना है, पहला साल इंडेक्स नंबर फिक्स्ड है एट 100, दूसरा साल कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, 529 करंट पीरियड डिवाइडेड बाय 630 बेस पीरियड इनटू 100, कितना आएगा, ये आएगा 84 जो हमने देखा था। थर्ड के लिए अगर कैलकुलेट करना है तो क्या, 746 अपॉन 630 इंटू 100 जो आएगा 118 हमने देखा था। ठीक है, तो ये हमारा पहला मेथड है, ये है पहला मेथड, बहुत सिंपल, जिसमें क्या करना है, टोटल ऑफ ऑल कमोडिटीज ले लेना है हर एक साल के लिए, उसका टोटल निकालना है और उससे इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है। इसका अगर हम फॉर्मूला देखें, इसको अगर हम एक फॉर्मूला में कन्वर्ट करें तो क्या बन जाएगा, समेशन P1 अपॉन समेशन P0 इंटू 100, ये फॉर्मूला बन सकता है इससे, बिल्कुल बन सकता है। इसमें हम लोग ने क्या किया, P1 फर्स्ट ईयर के करंट ईयर का प्राइसेस का टोटल किया। ठीक है, करंट ईयर का प्राइसेस का टोटल किया 529, जो ये समेशन P1 हो गया 529।
डिवाइड क्या किया, बेस ईयर के प्राइसेस के टोटल से जो 630 है, बेस ईयर के प्राइसेस के टोटल से इंटू 100 क्या था, 100 है बेस पीरियड इंडेक्स 100, वो आ गया 84 फॉर ईयर 2019। सिमिलरली नेक्स्ट ईयर के लिए समेशन P1 क्या हुआ 746 टोटल ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइड बाय बेस पीरियड का समेशन P0 630 जो हमने इधर किया है इंटू 100 बेस पीरियड इंडेक्स। तो ये था पहला मेथड, समेशन P1 डिवाइडेड बाय समेशन P0 इंटू 100। फॉर्मूला भी याद रखने का उतना जरूरत नहीं है, क्या करना है इसमें, एग्रीगेट करना है टोटल, हर साल का सिंपली टोटल कर लेना है और वो टोटल को डिवाइड करना है बेस पीरियड के टोटल से इंटू 100। तो ये जो मेथड है, इस मेथड का नाम भी क्या है, ये मेथड का नाम भी है सिंपल एग्रीगेट मेथड, सिंपल एग्रीगेट मेथड। इसमें क्या किया हमने, नाम से देखो सिंपली एग्रीगेट किया, इसमें कोई वेट्स नहीं है इसीलिए सिंपल है, सीधा सीधा हम ऐड करते गए, हर साल को एग्रीगेट लिया उसका और डिवाइड कर दिया पिछले साल के एग्रीगेट से, बेस पीरियड के एग्रीगेट से इनफैक्ट। तो ये था सिंपल एग्रीगेट मेथड जिसका फॉर्मूला है समेशन P1 अपॉन P0 इंटू 100। फॉर्मूला अगर भूल भी जाओ तो तुम लोग खुद निकाल सकते हो। कैसे, क्या किया हमने, सबसे पहले कुछ नहीं पता हम लोग को, निकालना है इंडेक्स नंबर, ऐड करो टोटल ऑफ करंट ईयर डिवाइड कर दो टोटल ऑफ पिछले साल से, क्योंकि इतने सारे कमोडिटीज है एक नंबर तो चाहिए जो सारे कमोडिटीज को रिप्रेजेंट कर दे। तो वो एक नंबर क्या होगा, वो एक नंबर होगा ये टोटल, तो टोटल डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ बेस ईयर इनटू 100, तो वो ये आया। अभी कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ समझना है, ठीक है, सिर्फ समझना है। तो ये था बेसिक फर्स्ट मेथड जो है। अब इससे ना हम लोग एक एग्जाम्पल भी करते हैं, चलो ये इलस्ट्रेशन 1, कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स यूजिंग सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। ठीक है, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड यूज करके प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करना है। तो चलो, पहला साल 1998, 1999, 2000, 3 साल दिया हुआ। कमोडिटीज में क्या है, चीज, एग, पोटैटो। ठीक है, चीज इज पर 100 ग्राम्स, एग्स इज पर पीस और पोटैटो इज पर केजी। अब इसको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बेस हम अज्यूम किए 1998 को बेस पीरियड मान लेते हैं। अगर 1998 बेस है, इसका टोटल क्या हुआ, इसका जो टोटल है 12 + 3 15 + 5 30, इसका जो टोटल 30 है, इसका बेस इंडेक्स क्या होगा 100। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है वो ऐसे भी आ सकता है 30/30 इंटू 100 करके भी आ जाएगा। दूसरा का अगर हम टोटल करें कितना आएगा, 15 + 3 18.6 + 6 यानी 24.6, सॉरी ये 20 है, 20 पहला साल का टोटल 20 होगा। दूसरा साल का टोटल कितना आया 24.6। ठीक है, अब इसका अगर इंडेक्स हम लोग को कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या हुआ, समेशन P1 अपॉन समेशन P0 इंटू 100, राइट। पर मान लो हमको फॉर्मूला नहीं पता, मान लो हमको फॉर्मूला पता ही नहीं, क्या करें अब, नहीं पता फॉर्मूला, क्या करना है, टोटल निकाल लिया, सीधा सीधा टोटल ऑफ करंट ईयर 24.60 डिवाइडेड बाय बेस पीरियड का टोटल डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100, कितना आया 24.6 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100, ये आ गया 123। यहाँ इंडेक्स वैल्यू कितना है 123, सीधा सीधा समझ में आ रहा है 23% इन्फ्लेशन, 23% ओवरऑल प्राइस इंक्रीज है ओवर बेस ईयर।
ये इससे समझ में आ गया। अब 2000 का अगर हमको निकालना है इंडेक्स, क्या होएगा? 15.6 प्लस 3.3 18.9 प्लस 5.6 क्या आया? वापस से 24.6 आएगा ये, ठीक है। इसका इंडेक्स अगर कैलकुलेट करें तो क्या आएगा? 24.6 डिवाइडेड बाय बेस पीरियड। चेन बेस कॉन्सेप्ट अब नहीं लगाना है, एक बार हमने पढ़ लिया सिंगल कमोडिटी के लिए, अब हर जगह हम फिक्स्ड बेस ही यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो वो चीज का कंफ्यूजन मत रखना कि डिवाइड पिछले साल से करना है या बेस पीरियड से करना है। पूरे इंडेक्स नंबर में डिवाइड बेस पीरियड से ही करना है, पिछले साल का कोई रेलेवेंस नहीं, वो सिर्फ लिंक रिलेटिव में रेफरेंस था जिसको हमने पढ़ लिया। तो अब वो कॉन्सेप्ट से मिक्स नहीं करना है, ये अलग चीज है। 24.6 करंट ईयर वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस पीरियड वैल्यू कितना है? 20 इंटू 100, तो 2000 का भी इंडेक्स कितना होगा? 123। ये भी क्या बता रहा है? ओवर 1998 2 साल में जो इंक्रीज हुआ है, प्राइस इंक्रीज इंडेक्स में, वो 23% का हुआ है। 1999 में भी 23% का हुआ था, 2000 तक में भी, 1998 से 2000 तक में भी 23% का हुआ। यानी क्या? 1999 से 2000 के बीच में कोई प्राइस चेंज नहीं था। ये समझ में आ रहा है? ओवरऑल कोई प्राइस चेंज नहीं था। ये था एक मेथड, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, जिसमें करना क्या है? हर साल का टोटल कर लेना है, टोटल ऑफ ऑल कमोडिटीज। क्योंकि ये मल्टीपल कमोडिटी है इसीलिए हम लोग को टोटल करना पड़ता है हर एक कमोडिटी के लिए हर एक साल, बिकॉज ये मल्टीपल कमोडिटी है। फिर क्या करना है? लास्ट में इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए डिवाइड कर दो। अगर फॉर्मूला अगर ये भूल जाओ तो फॉर्मूला क्या है? समेशन P1 अपॉन समेशन P0 इंटू 100। ये हुआ, यहां तक क्लियर है? इसको कर लो फटाफट से, अगर यहां तक क्लियर हो तो जल्दी से करो। अब वापस इसमें आते हैं। इसमें एक प्रॉब्लम क्या है ना, मेथड अब समझ गए हम। अब क्या इसमें, क्या ये सही तरीका है कैलकुलेट करने का? इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है? अगर हम देखें, ये जो प्राइस इंक्रीज देखे, यहां 20% से प्राइस बढ़ा, गिरा, सॉरी, यहां 10% से गिरा, यहां 50% से प्राइस बढ़ा और यहां 20% से प्राइस बढ़ा। भले ही ब्रेड और वीट के प्राइसेस 50 और 20% से बढ़े, जो परसेंटेज इंक्रीज था इनका सबसे ज्यादा था, पर क्लोथिंग और ऑयल भले ही उनका प्राइस डिक्रीज कम था, पर उनका जो वैल्यू है वो ब्रेड और वीट से ज्यादा है। तो ये मेथड क्या कर रहा था? ये मेथड हर एक आइटम को इक्वल वैल्यू दे दे रहा था। इनफैक्ट हर एक आइटम को प्राइस के हिसाब से वैल्यू दे दे रहा था, इक्वल भी नहीं, प्राइस के हिसाब से वैल्यू दे दे रहा था। जैसे क्या? अगर हम देखें, ये जो 630 है, 630 में मेजर पोर्शन क्या है? 500 क्लोथिंग, सेकंड क्या है? 100 ऑयल। तो 600 तो यही दोनों मिला के हो गए। फिर बचे क्या? ब्रेड और वीट, जो 30 बच गए। सिमिलरली जब 529 है तो मेजर पोर्शन क्या है? 400 ऑयल क्लोथिंग, फिर 90 ऑयल, 490 तो यही मिला के हो गया। 39 जो बचा है वो ये दोनों है। तो
जो क्लोथिंग का प्राइस है ना, वो टोटल को ड्राइव कर रहा है एक तरह से। क्लोथिंग का प्राइस गिरा, ऑयल का प्राइस गिरा, ये जो दो सबसे भारी चीज है, जो सबसे महंगी दो चीजें हैं, उन दोनों का प्राइस गिरा तो इंडेक्स भी गिर गया, राइट। नेक्स्ट केस में देखो, इसका प्राइस 200 रुपए से बढ़ा तो इंडेक्स में भी जो इंक्रीज है वो काफी ज्यादा इसके वजह से है। बाकी का भी है कंट्रीब्यूशन, पर इसके वजह से सबसे ज्यादा है। तो ये क्या कर रहा है, जो प्राइस ऑफ एवरी कमोडिटी है उसी को वेट मान ले रहा है, उसी वेट से प्राइस इंक्रीज हो रहा है। जो सबसे ज्यादा है, जिसका प्राइस सबसे ज्यादा है, उसका वेट इंडेक्स में सबसे ज्यादा है, राइट, बाय डिफॉल्ट। क्योंकि हम 630 जब हम कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, 500 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 20, यानी क्या 100 का 500 का वेट सबसे ज्यादा है 630 में, 100 का वेट उससे उसके नेक्स्ट में, और 10 का वेट सबसे कम हो गया क्योंकि वो सबसे छोटा है, सबसे सस्ता है। तो जब ये प्राइस को वेट मान ले रहा है ना, तो ये क्या इग्नोर कर रहा है, ये जो परसेंटेज इंक्रीज है, परसेंटेज डिक्रीज है, ये इग्नोर हो जा रहा है, राइट। तो सिंस क्लोथिंग का प्राइस गिरा, इसीलिए काफी हद तक ये इंडेक्स का भी प्राइस गिर गया। तो जो सबसे महंगा कमोडिटी है, जो सबसे महंगा जिसका जिसका जिस कमोडिटी का दाम सबसे महंगा है, वो इस इंडेक्स को ड्राइव करेगा। तो इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये हुआ क्या, कि ये प्राइस इसका वेट बन जाता है। दूसरा नेगेटिव क्या है इसका, कौन क्या है, यूनिट, ये यूनिट पे डिपेंड करता है, यूनिट पे डिपेंड करेगा। कैसे, इसको भी एक एक दूसरे एग्जांपल, इस एग्जांपल में समझ लेते हैं। अब मान लो ये एग जो है, ये एग पर पीस है। अब मान लो हम एग्स पर डजन कंसिडर करें तो क्या होगा, अगर हम एग्स पर डजन कंसिडर करें तो क्या होगा, एक एग का दाम 3 रुपया है, तो 12, एक डजन में 12 अंडे हैं, तो उसका कितना होगा, 12 इंटू 3 यानी 36। सिमिलरली 3.6 इंटू 12 हो जाएगा 43.2। सिमिलरली 3.3 इंटू 12 हो जाएगा 39.6। सो यानी क्या, जो अभी तक सबसे सस्ता था पूरे इंडेक्स में, वो अब सबसे महंगा हो गया पूरे इंडेक्स में। क्यों, क्योंकि उसका यूनिट चेंज हो गया। यूनिट अगर हम इंक्रीज कर दे तो इंडेक्स इंक्रीज चेंज हो जाता है, इंडेक्स इंक्रीज हो जाता है। वही अगर हम यूनिट को गिरा देंगे, जैसा मान लो चीज पर 100 ग्राम्स है, अगर हम उसको पर 10 ग्राम्स ले लेंगे तो 12 डिवाइड बाय 10 हो जाएगा 1.2, 15 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा 1.5, 15.6 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा 1.56। या फिर पर ग्राम क्यों ना ले ले, वो कम हो जाएगा वैल्यू। तो इससे क्या हो रहा है, यूनिट जैसा जैसा हम चेंज कर रहे हैं, हमारा इंडेक्स का वैल्यू वैसा वैसा चेंज हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए। ये यूनिट डिपेंडेंट बन जाता है, विच इज रॉन्ग। इंडेक्स नंबर एक रेशियो है, एक प्योर नंबर है, तो वो यूनिट से चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये गलत है। अगर हम एग्स पर पीस ले या एग्स पर डजन ले, उससे इंडेक्स नंबर में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो इसमें ये दो प्रॉब्लम्स हैं, सॉरी, इसमें ये दो प्रॉब्लम्स है। पहला क्या, ये प्राइस को वेट मान लेता है, जो सबसे महंगा उसका वेट सबसे ज्यादा। दूसरा क्या, ये डिपेंडेंट है किस पे, यूनिट ऑफ द कमोडिटी पे। अगर यूनिट छोटा है तो प्राइस छोटा है, यूनिट बढ़ गया तो प्राइस बढ़ गया। और ऑब्वियसली अभी हमने देखा, अगर प्राइस बढ़ गया तो वेट बढ़ जाएगा, जो मिसलीडिंग पिक्चर देगा। इस चीज को सॉल्व करने के लिए एक दूसरा मेथड आया। मेथड का नाम अभी हम नहीं डिस्कस करेंगे, हम उसको कैलकुलेट करके देखेंगे। एक दूसरा मेथड आया,
हम इसको कॉपी कर लेते हैं वापस। ये जो दूसरा मेथड आया, इसको सॉल्व क्या करना था, इसको दो चीज सॉल्व करना था। वन, ये यूनिट डिपेंडेंट इंडेक्स नंबर नहीं हो। दूसरा, जो प्राइस हमारा वेट बन रहा था वो प्राइस वेट नहीं बने। राइट, तो ये कैसे सॉल्व किया इसको? ये सॉल्व किया इंडिविजुअली इंडेक्स कैलकुलेट करके। जैसा अगर 2018 हमारा बेस ईयर है जो हमने माना है, उसमें हम हर चीज को 100 मान लिए। इससे क्या हुआ, वेट सबका बराबर हो गया। वेट इज कांस्टेंट एंड सेम फॉर एवरीवन। हर एक कमोडिटी का वेट बराबर हो गया। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट, 2019 में हम जब आए, 2019 का प्राइस क्या था? क्लोथिंग के लिए 400, 400, 18 में था 500। तो हम इसमें अब क्या करेंगे, इसका इंडेक्स कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे? प्राइस रिलेटिव से। वो क्या होगा, 400 डिवाइडेड बाय 500 बेस पीरियड वैल्यू इंटू 100। ये क्या बन जाएगा, इंडेक्स वैल्यू हो गया 80। तो इससे समझ में आ गया प्राइस गिरा है 20% से। सिमिलरली ऑयल के लिए हम क्या करेंगे, 90/100 इंटू 90/100 इंटू 100। ये हो गया 90। इससे समझ में आ रहा है साफ इंडेक्स वैल्यू गिर गया 10% से। थर्ड, ब्रेड के लिए हम क्या करेंगे, 100 10 का 15 जो हुआ, तो क्या है 15/10 इंटू 100। करंट पीरियड डिवाइडेड बाय बेस पीरियड प्राइस इंटू 100। इसका क्या फॉर्मूला था हमने जो पढ़ा था, P(n/P0 इंटू 100), यही हमने पढ़ा है। करंट पीरियड प्राइस डिवाइडेड बाय बेस पीरियड प्राइस इंटू 100। तो 15/10 इंटू 100 कितना आया, 150। तो देखो ये वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। 50% प्राइस इंक्रीज है ब्रेड में, ये उस चीज को दिखा रहा है एकदम सामने सामने कि क्लोथिंग में 20% प्राइस गिरा, ऑयल में 10% गिरा, ब्रेड में 50% से प्राइस बढ़ा। वीट, वीट कितना हुआ, 20 का 24, तो 24/20 इंटू 100। 24/20 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 120। तो ये क्लियरली ये इंडिकेट कर रहा है कि इंडेक्स का वैल्यू 100 से 120 हो गया डायरेक्टली। यानी क्या, 24/20 इंटू 100। अब ये क्या सॉल्व, क्या ये इस चीज को सॉल्व किया कि हर एक का वेट वो बराबर कर दिया बाय कैलकुलेटिंग इंडिविजुअल इंडेक्सेस। क्लोथिंग का वो एक इंडेक्स बना लिया, ऑयल का बना लिया, ब्रेड का बना लिया, व्हीट का बना लिया। प्राइस फिर 2019 में हम कैसे बनाए, P(n/P0 इंटू 100 किया हमने। सिमिलरली फॉर ऑयल P(n/P0 इंटू 100, 150 के लिए P(n/P0, फिर व्हीट के लिए P(n/P0 इंटू 100, ये किया। अब 2020 का भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसी तरह से। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, 400 से 600 हुआ ऑयल, सॉरी बेस से कैलकुलेट करना हम लोग को, सो 600/500 लेंगे हम इंटू 100। तो विच इज 120।
500 से 600 हुआ, बेस में 500 था तो अभी 600 हुआ, यानी 20% 2018 से क्लोथिंग का दाम बढ़ा है 20% से 2020 में। फिर ऑयल में क्या हुआ, अभी 108 हो गया 2020 में, तो 108 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, इसका वैल्यू क्या आ रहा है, इसका वैल्यू आ रहा है 108। वापस ब्रेड का कितना होगा, ब्रेड हुआ 20 रुपया, 10 रुपया था 2018 में ब्रेड का दाम, अब वो हो गया 20 रुपया, यानी 20/10 इंटू 100, 200। तो ब्रेड का दाम 2018 से 2020 में डबल हो गया, डबल 200% हो गया, 100% से इंक्रीज हो गया। वीट वीट 18 रुपया हो गया, था कितना 20 इंटू 100, ये आ गया 90। इससे साफ समझ में आ रहा है 2018 से 2020 में जो प्राइस चेंज है वो कितने कितने हैं। क्लोथिंग में 20% से बढ़ा है, ऑयल में 8% से बढ़ा है 100 से 108, ब्रेड में 100 से 200 100% से बढ़ा, 100 इंडेक्स बढ़ गया, वीट 100 से 90 10% से इंडेक्स गिरा। तो इससे हम लोग को समझ में आ रहा है इंडिविजुअल क्या प्राइस चेंज हुआ, ये वो भी बताता है। दूसरा, ये यूनिट वाला प्रॉब्लम खत्म कर देता है, हम लोग को फर्क नहीं पड़ता चाहे हम वीट रुपीज पर केजी ले या रुपीज पर 10 केजी क्यों ना ले, रुपीज पर ग्राम्स क्यों नहीं ले, बेस 100 हो जाएगा। उस हिसाब से रिलेटिवली 2019 का प्राइस कितना है वो हम कैलकुलेट करेंगे इंडेक्स के थ्रू, 2020 में इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे, कोई चेंज नहीं होगा। तो दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। प्राइस वेट्स नहीं बनते क्योंकि इसमें वेट क्या हुआ, सब वेट इक्वल है 1/4, जैसे इस केस में सबको सेम वेट मिला है 1/4। वैसे ही यूनिट का प्रॉब्लम भी खत्म कर दिया, ये मेथड यूनिट पे फोकस नहीं करता। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहां पे खत्म हुआ नहीं, ये तो इंडिविजुअली हमने कैलकुलेट किया है, टोटल भी तो करना है। अब हम क्या करेंगे, हम इन सबको टोटल कर लेते, इसका टोटल हुआ 400, डिवाइड करेंगे 400 तो 4 कमोडिटी के लिए, अब एक के लिए निकालना है, सो डिवाइड बाय 4 विच गिव्स 100 हुआ हमारा इंडेक्स। ठीक है, इसका 2019 के लिए हमारा टोटल कितना आएगा, 80 + 90 + 150 + 120 यानी 440 टोटल। अगर हम करें डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 110 आया। ऑन एन एवरेज इंडेक्स का वैल्यू कितना है 110। थर्ड के लिए 120 108 200 और 90, अगर हम इसको टोटल करने जाए तो कितना आएगा 518, डिवाइड बाय 4 अगर हम करें तो इंडेक्स का वैल्यू आएगा 129.5, उसको हम ले लेते हैं 130। ठीक है, अब देखो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है 2018 से 2019 में प्राइस इंक्रीज कितना था 10%, और 2018 से 2020 में प्राइस इंक्रीज कितना था लगभग से लगभग 30%। 2000 ये पहले वाले मेथड में, सिंपल एग्रीगेट मेथड में क्या था, 100 से 84 हुआ 16% फॉल, और 100 से नेक्स्ट 2020 में 118 हुआ 18% राइज। पर सेकेंड मेथड जिसको हम बोलते हैं सिंपल रिलेटिव मेथड या प्राइस ऑफ रिलेटिव्स मेथड, इसमें रिलेटिव क्यों बोल रहे हैं, रिलेटिव क्यों, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें रिलेटिव के थ्रू कैलकुलेट कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसको रिलेटिव के थ्रू, पहले हम रिलेटिव कैलकुलेट करते हैं फिर इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं।
तो इसको हम बोलते हैं सिंपल रिलेटिव मेथड, क्योंकि हम इसमें सबसे पहले रिलेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं। इसमें हम एग्रीगेट नहीं कर रहे, पहले वाले में हम एग्रीगेट करके कैलकुलेट करते थे, इसमें हम रिलेटिव किए फिर टोटल को डिवाइड बाय 4 करते हैं ताकि एवरेज वैल्यू आए, एवरेज इंडेक्स वैल्यू। ठीक है, तो ये मेथड का जो फॉर्मूला बन रहा है वो क्या होता है, समेशन पी एन अपॉन पी जीरो। ये क्या हुआ, रिलेटिव, हर एक टोटल को हम सम कर रहे हैं। जैसे जो 440 है, 440 हमने टोटल किया तो वो किसका टोटल है, ये पी एन बाय पी जीरो, ये पी एन बाय पी जीरो, ये पी एन बाय पी जीरो, ये पी एन बाय पी जीरो। तो इसमें क्या है, इसमें हम समेशन किसका कर रहे हैं, पी एन बाय पी जीरो का सम कर रहे हैं। सो सबसे पहले पी एन बाय पी जीरो हम कैलकुलेट किए, उसका टोटल सम निकाल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद उसका सम करने के बाद हम डिवाइड करते हैं एन से। एन कितना है, एन क्या है, नंबर ऑफ कमोडिटीज इनटू 100। ये हम लोग के लिए सिंपल रिलेटिव मेथड। सिंपल रिलेटिव मेथड फॉर्मूला समझ लो, एक तो फॉर्मूला, पर इसको भी हमको समझना है। इसको हमने क्या किया, हमने इंडिविजुअली पहले रिलेटिव निकाला, बेस को इंडिविजुअली 100 मान लिया, उस पे रिलेटिव कैलकुलेट किया, क्या 80 अपॉन 100, 90 अपॉन 100, 150, ये रिलेटिव से कैलकुलेट कर करके ये सब आया। उसके बाद 440 डिवाइडेड बाय 4, टोटल जो आया ये आया समेशन पी एन बाय पी जीरो अपॉन एन इंटू 100 करके, वो उसको लेके आ गया 110। तो सबसे पहले हमने रिलेटिव निकाला 80, 90, 150, 120, उसका टोटल किया, टोटल ऑफ रिलेटिव समेशन पी एन अपॉन पी जीरो, जो 440 हुआ, डिवाइड क्या किया, एन से डिवाइड बाय 4 किया, इंटू 100 करने से, इंटू 100 करके आया 110। इंटू 100 भी अगर हम नहीं करेंगे तो भी वो हमारा सेम ही आने वाला है, तो इसको हटा देते हैं। ये डायरेक्टली एक इंडेक्स नंबर दे देगा जो परसेंटेज में भी कोट हो जाएगा, समेशन पी एन बाय पी जीरो डिवाइडेड बाय एन। यहां तक क्लियर है। सिमिलरली सेकेंड वाले के लिए भी यही हुआ। 518 क्या है, समेशन पी एन बाय पी जीरो, 120, 108, 290, ये सब पी एन बाय पी जीरो है, जिसको हम प्राइस रिलेटिव्स बोलते हैं। वो टोटल आया 518, उसको हमने डिवाइड किया नंबर ऑफ कमोडिटी से 4, वो कितना आया 130। ये ज्यादा सिंपली हम लोग को चेंज ऑफ प्राइस बता देता है। इन्फ्लेशन अगर देखना है ज्यादा इजीली बता देता है, वेरी इजी। तो चलो इसका भी एक एग्जांपल कर लेते हैं हम, इलस्ट्रेशन 2। ठीक है, कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स यूजिंग सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स मेथड। सिंपल रिलेटिव्स मेथड, सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स मेथड, कुछ भी बोलना। पहला मेथड था सिंपल एग्रीगेट मेथड, जिसमें हमने क्या किया, समेशन P1 अपॉन P0, समेशन P0 इंटू 100। अब क्या करें, सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स, इसमें सबसे पहले रिलेटिव्स निकालना है, एग्रीगेट नहीं करना है, पहले रिलेटिव निकालना है पी एन बाय पी जीरो। ये एग्जाम्पल में रिलेटिव्स ऑलरेडी निकाला हुआ है, तो अगर नहीं निकाला हुआ होता, मान लो इलस्ट्रेशन 1 की तरह में, तो हम लोग को क्या करना होता, इसमें पी एन अपॉन पी जीरो इंटू 100 करना होता, यानी क्या 15 अपॉन 12 इंटू 100। सिमिलरली इसके लिए हम करते 3.6 अपॉन 3 इंटू 100। सिमिलरली इसके लिए करते 6 अपॉन 5 इंटू 100। तो हम लोग को सबसे पहले प्राइस रिलेटिव निकालना होता। हमारे एग्जाम्पल, हमारा जो इलस्ट्रेशन 2 है उसमें हम लोग को रिलेटिव ऑलरेडी निकाल के दिया हुआ है 125, सेकंड के लिए 120, थर्ड के लिए 120। तो पी एन अपॉन पी जीरो ये निकाल के दिया है, ये ऑलरेडी पी एन अपॉन पी जीरो है। सिमिलरली फॉर थर्ड ईयर, जो 2000 वाला ईयर है, वो पी एन बाई पी जीरो कैलकुलेट करके दिया है, और जो 1998 है ये हमारे लिए क्या है, बेस है।
तभी ये सब 100 है। अब हम लोग को क्या करना है, एग्रीगेट करना है, समेशन पी एन अपॉन पी जीरो करना है, राइट। तो पी एन अपॉन पी जीरो निकाला हुआ है, अब समेशन करना है। ये 300 है, इधर में कितना है 365, इधर में कितना है 354, राइट। तो हमने क्या किया, समेशन पी एन अपॉन पी जीरो किया। अब हम क्या करेंगे, अब हम डिवाइड करेंगे एन से, नंबर ऑफ कमोडिटीज डिवाइडेड बाय कितना है नंबर ऑफ कमोडिटीज 3, 3 ले लो, 3 ले लो, 3 ले लो, ठीक है। तो 300 अपॉन 3, ये तो 100 ही होने वाला है। 365 बाई 3 कितना आएगा 121.67, और 354 बाई 3 आएगा 118। इससे समझ में आ गया इंडेक्स कैसे चेंज हो रहा है। ऑब्वियसली दो मेथड्स अलग है तो उनके वैल्यूज भी अलग होंगे। अगर हम लोग पिछले एग्जांपल या पहले वाले एग्जांपल से कंपेयर करें, इसमें क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, यूनिट वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। यूनिट अब कुछ भी हो, चाहे एग्स पर केजी हो या एग्स पर डजन हो, हम लोग के लिए नहीं फर्क पड़ता। फर्स्ट एग्जांपल में देख लेते हैं, जैसा 3.6 बाई 3 इंटू 100 होगा ये वाला रिलेटिव, 3.6 बाई 3 इंटू 100, ठीक है, कितना आएगा 120। 3.6 बाई 3 इंटू 100 इज 120। अब अगर हम पर डजन करके देखें तो क्या है 43.2 डिवाइडेड बाय 36 इंटू 100, वो कितना आ रहा है, वो भी 120 आ रहा है। तो यूनिट वाला प्रॉब्लम एकदम सॉल्व। दूसरा प्राइसिंग वाला प्रॉब्लम सॉल्व, चाहे वो कमोडिटी महंगा क्यों ना हो, चीज भी 100 है, एग सबसे सस्ता जो है 3 रुपया वो भी 100 है, तो सबको सेम वेट मिल रहा है, तो ये प्रॉब्लम भी इसमें सॉल्व हो जा रहा है। ये मेथड आई होप क्लियर होगा। ये मेथड और ये फॉर्मूला एक बार इसको यहाँ पे कॉपी कर लो फटाफट इलास्ट्रेशन में। पहला 6 पेज छोड़ के करना, जो भी करना है, नोट्स हम लिखेंगे बाद में। सबसे पहले ये समझ लो एक बार, ये जो हमने अभी सीखा है सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स, इसको एक बार देख लो फटाफट से। ये सिंपल सा एग्जाम्पल था, आई होप तुम लोग को भी समझ आ गया होगा, कॉपी कर लिए होगे तुम लोग। लिखने का टेंशन नहीं लेना है, लास्ट में हम लोग सब लिख लेंगे नेक्स्ट क्लास के बिगनिंग में, उसका कोई टेंशन नहीं लेना है। अब एक नेक्स्ट, अभी तक हमने दो मेथड्स पढ़ा है। एक सिंपल एग्रीगेटिव मेथड जिसमें हम एग्रीगेट करते हैं समेशन P1 अपॉन समेशन P0 इंटू 100, एग्रीगेट करते हैं पहले। दूसरा सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स मेथड, जिसको अरिथमेटिक मीन मेथड भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मीन के फॉर्म में निकालना है। मीन का फॉर्म यानी क्या, सबसे पहले हमने रिलेटिव निकाला, प्राइस रिलेटिव, उसका सम किया डिवाइडेड बाय n, यही करते थे मीन में समेशन x अपॉन n। तो इसको भी वैसे ही करना है, समेशन x की जगह प्राइस रिलेटिव आ जाएगा Pn अपॉन P0 अपॉन n। ये मीन का तरीका, इसलिए इसको AM मेथड बोलते हैं। अब एक चीज समझना, इस मेथड का प्रॉब्लम क्या है। अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें, सपोज इस मेथड का प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये हर एक कमोडिटी को इक्वल वेटेज दे रहा है। हर एक क्लोथिंग का वेट इज 1, ऑयल का वेट इज 1, ब्रेड, व्हीट, सबका वेट सिमिलर है, इक्वल है। तो पर क्या कोई भी हाउस होल्ड, अगर तुम लोग इमेजिन करो अपना घर में ही, क्या क्लोथिंग, ऑयल, ब्रेड, व्हीट सब सेम प्रपोर्शन में यूज होता है, सेम रेशियो में यूज होता है? बिल्कुल भी नहीं। एसेंशियल कमोडिटीज इसमें से जो है, जो ज्यादा एसेंशियल है वो ज्यादा यूज होंगे, जो कम एसेंशियल है वो कम यूज होंगे, और जो एसेंशियल, सबसे कम एसेंशियल वाले सबसे कम यूज होंगे। तो एसेंशियल का वेट बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली डे टू डे कंजम्पशन में। तो उसको कैसे इनकॉर्पोरेट करें? अब ये दोनों मेथड्स तो उसको इनकॉर्पोरेट नहीं करते हैं,
तो हम एक नया मेथड इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं जिसमें हम वेट्स डालते हैं। वेट्स कैसे, एक एग्जांपल से वापस से देखते हैं। सपोज कमोडिटी है 2018, 19, 20 का इस तरह से प्राइसेस दिया हुआ है। अब क्लोथिंग मेरे लिए मान लो एक महीना में लगता है 1 मीटर, ज्यादा नहीं 1 मीटर, कपड़े का एकदम शॉप नहीं अगर तो 1 मीटर। ऑयल मेरे लिए एक महीना में लगा 3 लीटर। ऑयल ज्यादा एसेंशियल है, डे टू डे लाइफ में लगता है, या नहीं तो हफ्ते में 2-3 बार तो लग ही जाता है ऑयल। ब्रेड ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन लगता है, तो ये महीने में 13 पैकेट्स यूज हुआ, मान लेते हैं 13 पैकेट्स, एक महीने में 13 पैकेट। वीट महीने में मान लेते हैं 8 केजीज वीट लगा, घर में सब लोग खाते, 8 केजी वीट लगा, आटा जिसको बोलते हैं। तो ये था हम लोग का वेट्स, दिस इज आवर वेट्स, जिसको हम लोग के लिए यहां पे ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी हम लोग के लिए वेट है, राइट। कौन सा कमोडिटी, कौन सा सामान कितना लग रहा है, ये वेट है। क्लोथिंग का सबसे कम वेट क्योंकि वो सबसे कम लग रहा है, ऑयल उससे ज्यादा थोड़ा और ज्यादा वीट, और सबसे ज्यादा ब्रेड क्योंकि वो ऑलमोस्ट डेली लगेगा, मान लो ब्रेड और वीट दोनों, ठीक है। तो ये था वेट्स हमने डाल दिया, इतना क्वांटिटी हम लोग को लगेगा, ये हमने डाला। अब इससे लेके हम इंडेक्स नंबर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये वेट्स को इंक्लूड करके कैसे हम इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करें, ताकि वेट्स के हिसाब का इंपॉर्टेंस सबको मिलता रहे। जो ज्यादा वेट, जिसका वेट ज्यादा है उसका इंपॉर्टेंस भी ज्यादा हो, ऐसा हम लोग कैसे करें। तो इसको वैसे ही कैलकुलेट करते हैं। चलो 2018 का अगर हम देखें, मेरा टोटल खर्चा कितना होगा 2018 में, अगर हम देखें क्लोथिंग के पीछे लगेगा 500 इंटू 1 यानी 500 रुपया, ठीक है। अब ऑयल के पीछे कितना, 100 रुपया पर लीटर है, 300 लीटर मेरे को महीना का लगता है, 300 रुपया। ब्रेड 130, 10 रुपया पर पैकेट है, 13 पैकेट्स है। वीट 20 रुपया पर केजी है, 8 केजी लगेगा तो 160। इसका टोटल खर्चा यहां पे कितना आया, 500, 300, ये आ गया 1090। 1090 मेरा टोटल एक्सपेंस था एक महीने का 2018 में, ठीक है, सॉरी। अब 2019 में अगर देखें, क्लोथिंग का हो गया 400 रुपया, वीट ऑयल के लिए हो गया 270, 90 इंटू 3। ब्रेड के लिए हो गया 15 इंटू 13 इज 195, और 8 इंटू 24 अगर हम करेंगे तो वो आ जाएगा 192। ये हो गया वीट का खर्चा। अब इसका अगर हम टोटल करें तो ये आएगा 1057, ठीक है, 1057 रुपीज मेरा ये रेशियो में इस इतना खर्चा लगा था एक महीना में 2019 में। यहां तक क्लियर है। अब 2020 में भी सिमिलरली 600, 324, 260 और 144, ये आया 1328, ठीक है। ये है मेरा टोटल एक्सपेंसेस 2018, 19 और 20 में। यहां पे हम वेट्स को इंक्लूड कर लिया है, तो जो मेरा जिसका इंपॉर्टेंस ज्यादा होना चाहिए उसका इंपॉर्टेंस बढ़ गया है, राइट। तब इसमें हम क्या करेगा, इसमें इंडेक्स नंबर कैसे कैलकुलेट होगा,
वेट्स के हिसाब से ये कैलकुलेटेड है। तो मान लो हम 1090 को 100 मानते हैं। अगर हमने 1090 को 100 मान लिया, अब ये कितना होगा 1057 डिवाइडेड बाय 1090 इंटू 100, ये आएगा 97, लगभग से लगभग 97 आएगा। अब नेक्स्ट 1328 डिवाइडेड बाय 1090 इंटू 100, क्योंकि 1090 को हमने 100 मान के रखा हुआ है, ये कितना आएगा, ये आएगा 122 अप्रोक्स, 121.8 कुछ आएगा, 122 मान लेते हैं। तो इसमें हमने क्या किया, इसमें हम वेट्स अज्यूम नहीं कर रहे, इसमें हम ये नहीं मान रहे जैसा पहला मेथड में हमने माना था सिंपल एग्रीगेटिव में, उसमें हमने माना था प्राइस इज द वेट, जो प्राइस है वो वेट है, तो जो जितना महंगा उसका वेट उतना ज्यादा, ठीक है। दूसरा मेथड में हमने माना सबका वेट इक्वल है, पर ये दोनों ही गलत है। इसको रिफाइन किया एक और थर्ड मेथड जिसमें हम वेट्स इंक्लूड कर दिए, जो क्वांटिटी होगा, जितना क्वांटिटी जिस चीज का कंज्यूम हुआ वो मेरे लिए वेट का काम करेगा। तो टोटल खर्चा कितना लगा एक महीने में करंट पीरियड में, डिवाइडेड बाय टोटल खर्चा पहले कितना लगा बेस पीरियड में, ये करंट पीरियड डिवाइडेड बाय बेस पीरियड जाके मेरा इंडेक्स नंबर दे देगा। यहां तक क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर होगा? तो अब इसको ये समझ में आ रहा होगा पिछले दोनों मेथड्स का जो वेट वाला प्रॉब्लम था, प्राइस वेट नहीं है और इक्वल वेटिंग भी नहीं है, एक्चुअल वेट्स को ये कंसिडर कर रहा है, वेट्स एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड को कंसिडर करते हुए ये वेट देता है। तो ये एक्चुअल वेट दे रहा है, यानी ये सारा प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। तो ये हम लोग का जो मेथड है इसको हम लोग बोलते हैं वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। वो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड था जिसमें प्राइस वेट बन रहा था, इसको बोलते हैं वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। अब अगर सिंपल एग्रीगेटिव में सिंपल सा चीज है, सिंपल एग्रीगेटिव में हम लोग का फॉर्मूला क्या था, P1 अपॉन समेशन P0 इंटू 100। इधर हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर हम कर वही चीज रहे हैं, कर तो हम वही रहे हैं, पर इसमें चेंज क्या हो रहा है, बस इसमें हम क्या कर रहे हैं, समेशन P1 इंटू W डिवाइडेड बाय समेशन P0 W। P1 इंटू W क्या हुआ, ये हुआ, ये हुआ, जो भी पीरियड के लिए हम कैलकुलेट करेंगे उसके लिए बेसिकली। तो P1 इंटू W यानी प्राइस इंटू वेट, अगर हम वेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जाहिर सा बात है हम डिवाइड भी करेंगे वो बेस पीरियड के प्राइस को इंटू वेट, तो ये हो गया P0W। सिंपल, तुमने इसको डिवाइड किया इससे इंटू 100, तो वही चीज को फॉर्मूला में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, समेशन P1W डिवाइडेड बाय समेशन P0W इंटू 100। ये सिंपल है इस तरह। आई होप ये सबको क्लियर हो रहा होगा। ये मेथड जो है वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। तो आज हमने 3 मेथड्स पढ़ा है, सिंपल एग्रीगेटिव, सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स और ये वेटेड एग्रीगेटिव। ठीक है, सिंपल एग्रीगेटिव में समेशन P1 अपॉन समेशन P0 इंटू 100, सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स में पहले P1 अपॉन P0 को कैलकुलेट करना है, एवरेज ऑफ रिलेटिव्स है, पहले रिलेटिव निकालना है उसका एवरेज लेना है। ठीक है, तो समेशन P1 अपॉन P0 डिवाइडेड बाय n। तीसरा समेशन वेटेड एग्रीगेटिव, एग्रीगेट करना है पर किसको, वेटेड वेट्स के साथ एग्रीगेट करना है, तो समेशन P1W डिवाइडेड बाय समेशन P0W इंटू 100। यहां तक आई होप क्लियर होगा। तो ये हमने 3 मेथड्स पढ़ा है, नेक्स्ट क्लास के बिगिनिंग में हम सबको लिख लेंगे। आज के लिए इतना ही, ये
तीनों फॉर्मूलाज एक बार देख लो, जो हमने एग्जाम्पल्स करे हैं उनको एक बार गो थ्रू कर लो और नेक्स्ट क्लास पूरा क्लियर हो जाएगा। तब तक कुछ होमवर्क लिख लो, ये सारे होमवर्क कॉपी कर लो, फटाफट से कर लो। 1 2 3 5 7 15 to 17 19 to 22 59 से 62 67 69 74 79 86 89 to 93 96 104 110 111 120 to 122 और 130 to 134। ये होमवर्क है, ये फटाफट से नोट कर लो और इसको सॉल्व करना पहले, फिर नेक्स्ट क्लास करना, बेटर समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।